आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कला के तत्व के पहले पार्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कला के तत्व पार्ट 1 और आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का संबंध अनुपात से है। और स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की खोज किसने की थी, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसकी खोज यूक्लिड ने की थी। और किस देश में स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की खोज हुई थी? यूनान में। इन पॉइंट को भी नोट कर लीजिए कि स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत की खोज यूक्लिड ने की थी। कहाँ पर की थी? यूनान में की थी। नेक्स्ट, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है। तो किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है, तो इसका उत्तर होगा पोत। किसी पदार्थ अथवा वस्तु का वह संवेदन जो उसकी धरातली संरचना पर आधारित रहा हो, तो उसे ओयन या पोत या फिर टेक्सचर कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है। पुस्तकें, डिब्बे, संदूक, ड्राइंग बोर्ड आदि का रूप होता है कैसा? घनाकार। आदि का रूप घनाकार होता है। और घनाकार में जो भी आकृतियां आती हैं वह त्रिआयामी होती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कि घनाकार की आकृतियां त्रिआयामी होती हैं। त्रिआयामी होती है। इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सामान्यतः रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप दो प्रकार के होते हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष, यह प्लेटो ने आकृति के दो भेद बताए थे। सापेक्ष और निरपेक्ष को प्लेटो ने आकृति के दो भेद बताए थे। नेक्स्ट, ये सब किसके हिस्से हैं? रेखा, रंग, रूप और पोत। रेखा, रंग, रूप और पोत, यह किसके हिस्से हैं? यह सब कला के तत्व के हिस्से हैं। यह सब कला तत्व के हिस्से हैं। नेक्स्ट, रूपप्रद कला के तत्व कौन कौन से हैं? तो रूपप्रद कला के तत्व रेखा और रूप भी है, वर्ण और तान भी है, पोत और अंतराल भी है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, किसी भी वस्तु के धरातल का गुण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या है? पोत। पोत का संबंध धरातल से ही है। धरातली जिस पे हम चित्र बनाते हैं उसको ही पोत कहा जाता है, उसको ही ओयन कहा जाता है और उसको ही टेक्सचर भी कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु के धरातल का गुण पोत होता है। नेक्स्ट, चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। चित्रभूमि को कितने ही रूपों में विभक्त किया जा सकता है? यह संभव है। चित्रभूमि को कितने रूप में विभक्त करना है? यह इसका संबंध किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत के द्वारा चित्रभूमि को कई रूपों में विभाजित किया जा सकता है? तो उसका उत्तर होगा स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत से ही यह संभव है कि चित्रभूमि को कई रूपों में विभक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट,
रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है वह है। रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है वह है। वह क्या है? वह आयताकार है। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आयताकार के गुण होते हैं कि इनमें शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव होता है। इसको नोट कर लीजिए कि आयताकार में शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव होता है, जबकि त्रिभुजाकार में शाश्वता, सुरक्षा और विकास का भाव होता है। आयताकार में शक्ति, स्थायित्व तथा एकता का भाव होता है। त्रिभुजाकार में शाश्वता, सुरक्षा तथा विकास का भाव होता है। यह गति और ऊर्जा के साथ पौरुष का भी प्रतीक है। त्रिभुजाकार गति और ऊर्जा के साथ पौरुष का भी प्रतीक है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और जबकि अंडाकार में लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता का भाव होता है। अंडाकार में लावण्य, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता का भाव होता है। और वृत्ताकार में पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता का भाव होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि वृत्ताकार में आकर्षण, पूर्णता, गति, विशालता, समानता का भाव होता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो नेक्स्ट, कला में प्रवाह का तात्पर्य है। कला में प्रवाह का तात्पर्य है। कला में प्रवाह का तात्पर्य है चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण। चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण ही कला में प्रवाह का तात्पर्य है। नेक्स्ट, घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध होता है। जिसकी घनाकार का प्रत्येक पक्ष एक वर्ग होता है जिसकी भुजाओं का एक दूसरे से संबंध समकोणीय होता है। समकोणीय होता है। नेक्स्ट, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। मध्यम मान का प्रयोग चित्र में क्या लाता है? स्थिरता। इसका उत्तर होगा स्थिरता। तान, जिसको हम टोन बोलते हैं, टोन क्या लाता है? चित्र में रंगत के हल्केपन वह गहरेपन का यह द्योतक होता है जिसे हम टोन या तान कहते हैं। यह रंगत के हल्केपन वह गहरेपन का द्योतक होता है। जैसे वर्ण में, किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से हल्की तान प्राप्त होती है, तो उसे आभा या टिंट कहते हैं। उसे आभा या टिंट कहते हैं। रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक क्या होता है? टोन। और किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग मिलाने से हल्की तान प्राप्त होती है जिसको हम टोन कहते हैं, और उसी से आभा प्राप्त होता है। आभा को हम लोग, उसी से आभा प्राप्त होता है जिसे आभा या टिंट कहते हैं। जिसे आभा या टिंट कहते हैं। और काले रंग के प्रयोग से प्राप्त तान को छाया कहा जाता है। काले रंग से जो प्राप्त तान होता है उसको छाया कहा जाता है। तो तान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जिसको हम डार्क, छाया, और मध्यम, मिडिल, और प्रकाश, लाइट। ये 3 प्रकार तान या टोन के हैं।
चित्रतल तो द्विआयामी ही होता है, परंतु तान के प्रयोग से इसे त्रिआयामी प्रभाव में उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र में सब कुछ तान ही है। तान से ही चित्र की सुंदरता दिखती है। तो तान, जिसे हम टोन भी कहते हैं, यह गहरे और हल्के रंगत के गहरे और हल्के रंगत का पन का द्योतक होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। ललित कलाओं के एक समान तत्व को बताइए। लय। इसका उत्तर होगा लय। लय को अंग्रेजी में रिदम कहते हैं। लय को अंग्रेजी में रिदम कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। लय। नेक्स्ट, पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? पोत का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो पोत का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पोत के 3 ही भाग हैं। अनुकृत, सबसे पहला है प्राकृत। सबसे पहला है प्राकृत। प्राकृतिक। प्राकृतिक पोत किसे कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। प्राकृतिक पोत जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, इसके अंतर्गत प्रकृति निर्मित सभी वस्तुएं आती हैं, उसे हम प्राकृतिक पोत कहते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है अनुकृति। अनुकृति। अनुकृति पोत क्या होता है? प्रकृति में जो वस्तुएं प्रदत्त रूप से विद्यमान हैं, उसका अनुकरण करके जो पोत हम बनाते हैं या जो टेक्सचर हम बनाते हैं, उसे हम अनुकृति पोत कहते हैं। और तीसरा होता है सृजित पोत। तीसरा होता है सृजित पोत। सृजित पोत तीसरा होता है सृजित। सृजित पोत क्या होता है कि कलाकार अनेक यंत्रों व विभिन्न साधनों के द्वारा भांति भांति के तरह तरह के पोत बनाता है या टेक्सचर बनाता है, उसको हम सृजित पोत कहते हैं। तो पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राकृतिक पोत, अनुकृति पोत और सृजित पोत। नेक्स्ट, सममित रूप का उदाहरण है। तो सममित रूप का उदाहरण क्या है? गिलास। सामान्यतः रूप 2 प्रकार का होता है। सममित रूप, जिसके दोनों भाग समान हो। सममित रूप मतलब जिसके दोनों भाग समान हो, इसको हम सममित रूप कहते हैं। जिसके दोनों भाग समान हो, इसको हम सममित रूप कहते हैं। और असममित रूप, जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान न हो या जिसका एक भाग दूसरे भाग से भिन्न हो, उसे असममित रूप कहते हैं। असममित रूप का उदाहरण शंख, केतली इत्यादि होते हैं। ठीक, जिसका दोनों आमने सामने का भाग एक समान न हो, उसको हम असममित रूप कहते हैं। नेक्स्ट, विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। तो विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अस्थिर होता है। विलोम त्रिभुज का मनोवैज्ञानिक प्रभाव अस्थिर होता है। नेक्स्ट, अंतराल को भूमि बंधन
किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अंतराल को भूमि बंधन समरांगण सूत्रधार में कहा गया है। समरांगण सूत्रधार की रचना किसने की थी? यह बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो समरांगण सूत्रधार की रचना राजा भोज ने की थी। राजा भोज ने समरांगण सूत्रधार की रचना की थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के किस अंग के लिए दी जाती है? तो मत्स्योदर की उपमा मनुष्य के नेत्रों के लिए दी जाती है। मनुष्य के नेत्रों के लिए दी जाती है। जो नेत्र यानी कि जो आँख होती है, उसी को हम उसकी तुलना मत्स्योदर से की जाती है, या मत्स्योदर की उपमा उसे दी जाती है। नेक्स्ट, चित्रकला है। चित्रकला है दृश्य कला। चित्रकला कैसी कला है? दृश्य कला। चित्रकला में दृश्य प्रधान होता है, इसी कारण इसे दृश्य कला कहा जाता है। नेक्स्ट, प्लेटो ने आकृति के कितने भेद बताए थे? प्लेटो ने आकृति के 3 भेद बताए थे। वह तीनों भेद क्या हैं? आदर्श, वास्तविक और अनुकृति। प्लेटो के अनुसार आकृति के 3 भेद थे, तो इसका उत्तर होगा 3। और तीनों भेद क्या थे? आदर्श, तीनों भेद आदर्श, और तीनों भेद थे आदर्श, अनुकृति और वास्तविक। अनुकृति और वास्तविक। यह प्लेटो ने आकृति के 3 भेद बताए थे, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं तो उसे अनुअंकन कहा जाता है। तो उसे अनुअंकन कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत रहते हैं। आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत हैं, तो वह क्या है? इसका उत्तर होगा पोत। यानी कि धरातल के प्रति वह बहुत ही गंभीर होते हैं। चित्रकार के लिए धरातल ही सब कुछ है। कहा गया है ना कि जैसी बांस रहेगी वैसे ही बांसुरी बजेगी। तो जैसा धरातल रहेगा वैसा ही चित्र रहेगा। और एक चित्रकार जब किसी चित्र की रचना करता है तो उसके दिमाग में यह रहता है कि यह चित्र विश्व की सबसे सुंदर चित्र बने। इसलिए चित्रकार धरातल का चयन बहुत ही सचेत तरीके से या बहुत ही गंभीर विचार से करता है। तो इसका उत्तर होगा पोत। नेक्स्ट, रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? उसे अनुक्रम कहते हैं। यह बहुत ही सरल प्रश्न है कि रंग को चित्रभूमि पर क्रमानुसार लगाकर जो प्रवाह उत्पन्न किया जाता है उसे अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट, समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं।
समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को हम लय कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिदम भी कहा जाता है। रिदम कहते हैं ना कि रिदम, रिदम अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लय अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में प्रवाह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होगा? अभी इसके पहले ही प्रश्नों पर इस पे चर्चा भी किए हैं कि लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का भाव किस रूप से उत्पन्न होता है, प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है? तो यह अंडाकार का गुण है, यह अंडाकार का गुण है। नेक्स्ट, कौन सा रूप या आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता को दर्शाता है? तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न पे इस पे चर्चा, कौन सा रूप या आकार सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता को दर्शाता है? तो यह अंडाकार, अंडाकार ही होता है। नेक्स्ट, पैटर्न है। पैटर्न क्या है? पैटर्न अलंकारिक आलेखन है। पैटर्न क्या है? यह अलंकारिक आलेखन है। रूपों अथवा रंग समूह की वह अवस्था जो बार बार दोहराई जा सके, उसी को क्या कहते हैं? पैटर्न कहते हैं। उसी को हम पैटर्न कहते हैं। और आकृतियों का वह स्वरूप जिसमें प्राकृतिक रूप में अतिशयता, सूक्ष्मता एवं ज्यामितीयता के प्रभाव से सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अलंकारिक कहते हैं। उसको हम अलंकारिक कहते हैं। तो यह पैटर्न है। पैटर्न मतलब कि जिसको बार बार दोहराई जा सके, उसको हम पैटर्न कहते हैं। और आकृतियों का वह स्वरूप जिसमें प्राकृतिक रूप से अतिशयता, सूक्ष्मता या ज्यामितीयता के प्रभाव का से सौंदर्य जो उत्पन्न होता है, उसको हम अलंकारिक कहते हैं। तो इन सबको भी नोट कर लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। अभी इसके पहले ही प्रश्न पर चर्चा किए थे कि रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक तान होता है, जिसको हम टोन कहते हैं, जिसको हम टोन कहते हैं। ठीक, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक तान होता है, जिसको टोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को द्विआयामी कहते हैं। और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में फैले हुए अंतराल को क्या कहते हैं? त्रिआयामी। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को द्विआयामी कहते हैं, और जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो उसको हम त्रिआयामी कहते हैं। अधिकांशतः जो मूर्ति, पत्थरों की जो मूर्ति बनाई जाती हैं या धातुओं की जो मूर्ति बनाई जाती हैं, वह त्रिआयामी होती हैं, क्योंकि उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। नेक्स्ट, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था किसने? यूक्लिड ने किया था। पहला ही प्रश्न था ये। नेक्स्ट, कला के मूल तत्व कितने हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर बताइए कि कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल तत्व 7 हैं। कला के मूल तत्व 7 हैं। क्या हैं? रेखा, रूप, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत
और सातवां है अंतराल। तो रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, यह 6 तत्व हैं जो कि कला के मूल तत्व हैं। ठीक, नेक्स्ट, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो दर्शक को घन के 3 तल दिखाई देते हैं। एक घन में कुल 6 तल होते हैं। एक घन में कुल 6 तल होते हैं, जिसमें 3 तल को ही साधारण आँखों से देखा जा सकता है, अर्थात जिसे दर्शक नेत्र कहते हैं। यानी कि दर्शक को घन के 3 तल, यहाँ पे दर्शक होगा, दर्शक को घन के 3 तल ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? तो केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम वर्ण शून्यता कहते हैं। उसको हम वर्ण शून्यता कहते हैं। नेक्स्ट, किन्हीं 2 प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, या वह कहलाता है, उसको हम द्वितीयक वर्ण कहते हैं। जब 2 प्रधान रंगों को मिलाते हैं तो उससे जो रंग प्राप्त होता है उसको हम द्वितीयक वर्ण या द्वितीयक रंग कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? तो अमरूद जो होता है यह घन नहीं है, बाकी पुस्तक, बक्सा और ईंट यह सब घन है। अमरूद घन नहीं होता। नेक्स्ट, वह साधन जो मूल सतत तान या टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है, तान या टोन के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है, वह साधन कौन सा है? तो उसको हम हाफ टोन कहते हैं। उसको हम हाफ टोन कहते हैं। नेक्स्ट, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तो ललित कलाओं में लय का बहुत ही महत्व है। तो लय तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, असंबंध शब्द बताइए। रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति, इनमें से असंबंध शब्द कौन सा है? तो रेखा, वर्ण और अनुपात यह सब कला के तत्व हैं। यह सब रेखा, वर्ण और अनुपात यह सब कला तत्व हैं, जबकि मूर्ति कला है। तो मूर्ति ही इनमें से भिन्न है, तो इसका उत्तर होगा मूर्ति। नेक्स्ट, स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर मुख आकृति होती है किसकी? अंडाकार की। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार। नेक्स्ट, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो या आपकी दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, तो किसी भी दर्शक को घन के कितने तल दिखाई पड़ते हैं? 3। तो इसका उत्तर होगा 3। नेक्स्ट, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को
2:3 के अनुपात में रखा जाता है। नेक्स्ट, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने की? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का संबंध किस देश से है? यूनान से। तो यूनानी कलाकारों ने ही स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट, वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? रेखा, रंग, रूप, ये तो चित्र के ही भाग हैं और धरातल भी चित्र के भाग हैं। अगर धरातल ना रहे तो चित्र किस पे बनाओगे? तो इन तीनों की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? तो वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो वह है धरातल। अगर धरातल नहीं है तो आप चित्र नहीं बना सकते। चित्र बनाने के लिए धरातल होना चाहिए, जिसको हम पोत या टेक्सचर या ओयन कहते हैं। अगर ओयन, पोत या टेक्सचर, धरातल ये सब ना रहें तो आप चित्र नहीं बना सकते। तो वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है? तो वह तत्व है धरातल। नेक्स्ट, चित्र में प्राण आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चित्र में प्राण आता है किससे? रेखा से, रंग से, रेखा से, लय से, उक्त सभी से। नेक्स्ट, प्रकाश सदैव चलता है। प्रकाश सदैव चलता है सीधी रेखा में। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन से रंग का अस्तित्व नहीं है? तो ऑप्टिकल धरातल पर सफेद रंग का कोई अस्तित्व नहीं है। सफेद रंग का कोई अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आकृति को रूप मिलता है कहाँ से? प्रकाश छाया से आकृति को रूप नहीं मिलता है। पूछ रहा है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आकृति को रूप मिलता है प्रकाश छाया से, यह वक्तव्य सही नहीं है। नेक्स्ट, कलाकृतियों में छूने से आभास मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोत या टेक्सचर या ओयान या धरातल कहते हैं। ठीक, धरातल को ही छू सकते हैं ना, उस पे जो चित्र बना है उसको तो हम छू नहीं सकते, उसको हम आभास नहीं कर सकते, हम उसको हम भाव से देख सकते हैं कि कलाकार ने किस भाव से इस चित्र की रचना की है, हम उसे भाव से देख सकते हैं। जबकि धरातल जिस पे चित्र बना है उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको हम छू सकते हैं, उसका हम आभास कर सकते हैं। तो इसका उत्तर पोत होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? तो निम्न में से कौन रूपप्रद कला नहीं है? तो रूपप्रद कला संगीत नहीं है। संगीत रूपप्रद कला नहीं है। चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, ये सब रूपप्रद कला है, जबकि संगीत वादन कला है, गायन कला, नृत्य, ये तीनों को हम संगीत कहते हैं। और संगीत एक रूपप्रद कला नहीं है। तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जिसको मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। यह विश्लेषणात्मक प्रश्न श्रृंखला है, इसलिए आप इन प्रश्नों के साथ उन सभी पॉइंट्स को भी नोट करिए जिन पर मैं
चर्चा करता हूँ। अगर आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे और इस वीडियो को निरंतर देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी में कला में आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक, तो यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।